आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। भारत सरकार अधिनियम 1858, कंपनी राज का अंत, क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ। आज हम भारत के इतिहास में एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़े टर्निंग पॉइंट को समझने वाले हैं। ये वो एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसे खत्म किया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ला दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे वजह क्या थी। अच्छा, तो इस इतने बड़े बदलाव की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो हमारे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की, जो कि सीधे सीधे 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हो गया था उस साल कि ब्रिटिश सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। इस एक विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी पॉलिसीज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें ये समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक भारत पर शासन चला रही थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, मतलब प्रशासनिक रूप से पूरी तरह फेल हो चुकी है, और इसीलिए भारत में शासन की व्यवस्था को जड़ से बदलने की एक फौरन जरूरत महसूस की गई, ताकि आगे चलकर ऐसा कोई विद्रोह दोबारा न हो सके। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इस विद्रोह का जो सबसे सीधा और सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था कंपनी राज का अंत। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी जिसने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया, उसका शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो कंपनी का प्रशासनिक अंत हुआ कैसे? सबसे पहली बात, जो द्वैध शासन प्रणाली थी यानी कि डुअल गवर्नमेंट, उसे खत्म कर दिया गया। ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स व्यवस्था थी जिसमें कंपनी के बिजनेस मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और पॉलिटिकल मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। 1858 के एक्ट ने इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। कंपनी के सारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए और ये जो दोनों बॉडीज थीं यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन्हें भी भंग कर दिया गया। सेक्शन 3। अब जाहिर सी बात है, जब पुरानी व्यवस्था खत्म हुई तो उसकी जगह एक नई प्रशासनिक व्यवस्था तो आनी ही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि क्राउन के अंडर ये नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा था और इसमें कौन कौन से नए पद बनाए गए थे। इस नई व्यवस्था का जो सेंट्रल पॉइंट था वो लंदन में था। यहाँ भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया। अब ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था। भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटिश संसद और कैबिनेट का सदस्य होता था। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत से जुड़े हर मामले के लिए वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। इस इम्पोर्टेंट पोस्ट पर सबसे पहले सर स्टैनली को नियुक्त किया गया और उनका ऑफिस लंदन में स्थित इंडिया हाउस था। अच्छा, भारत सचिव की मदद के लिए एक 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल भी बनाई गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रोल मेनली सलाहकारी था, एडवाइजरी। इसका जो स्ट्रक्चर था वो काफी दिलचस्प था। 8 सदस्य तो सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट होते थे, जबकि बाकी के जो 7 सदस्य थे उन्हें कंपनी के पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से चुना जाता था। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत से जुड़े मामलों में उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। अब लंदन से चलते हैं सीधा भारत। भारत में जो सबसे ऊंचा पद था उसका नाम बदल दिया गया। जिसे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय का मतलब था क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत में ब्रिटिश सरकार का चेहरा था। और इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल ही थे। सेक्शन 4। इस एक्ट के साथ ही 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की एक ऐतिहासिक घोषणा भी आई। इस घोषणा में भारत के लिए नई नीतियों का ऐलान किया गया था, जिनका मकसद भारतीय शासकों और जनता का भरोसा जीतना था। तो चलिए देखते हैं कि इस घोषणा में क्या खास था। रीजनल पॉलिसी के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। घोषणा में एकदम साफ कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब सिर्फ उन्हीं इलाकों पर डायरेक्ट शासन करेगी जो पहले से उसके कब्जे में है। और सबसे जरूरी बात, विस्तार की नीति को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब किसी भी बहाने से दूसरे राज्यों को ब्रिटिश भारत में नहीं मिलाया जाएगा, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की नीति थी। इसके साथ ही देशी रियासतों के साथ जो भी संधियां की गई थीं, उनका सम्मान करने का भी वादा किया गया। महारानी ने भारतीय जनता को नागरिक अधिकारों का भी आश्वासन दिया। ये सिद्धांत दिया गया कि सरकारी नौकरियों और सेवाओं में किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो भेदभाव का निषेध था, ये कुछ खास आधारों पर था, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। लिंग, धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान।
हालांकि ये वादा पूरी तरह से कभी निभाया तो नहीं गया, लेकिन ये हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आधार जरूर बना। 1858 में जो वादा रियासतों से किया गया था, उसकी एक ऐतिहासिक कड़ी हमें आगे चलकर 1927 में बटलर समिति के रूप में दिखाई देती है। इस समिति का गठन इसी मकसद से किया गया था कि ब्रिटिश क्राउन और देशी रियासतों के बीच के संबंधों को और बेहतर और स्पष्ट किया जा सके। कह सकते हैं कि एक तरह से ये 1858 में किए गए संधि सम्मान के वादे का ही एक एक्सटेंशन था, जो दिखाता है कि 1858 का अधिनियम कितना दूरगामी साबित हुआ। सेक्शन 5। तो हमने इस एक्ट के सभी जरूरी पहलुओं को देख लिया है। अब परीक्षा की तैयारी के लिए चलिए एक सारांश और क्विक रिकॉल करते हैं, ताकि सारे मुख्य बिंदु हमें अच्छे से याद हो जाएं। चलिए अब फटाफट 1858 से पहले और बाद की स्थिति को कंपेयर करते हैं। शासन पहले कंपनी का था, बाद में क्राउन का हो गया। भारत प्रमुख पहले गवर्नर जनरल थे, बाद में वॉइसराय बन गए, और पहले वॉइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लंदन नियंत्रण पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था, बाद में भारत सचिव के पास चला गया, और पहले सचिव थे सर स्टैनली। और नीति, राज्य हड़प नीति खत्म हो गई और विस्तार का अंत हो गया। ये टेबल इस पूरे बदलाव को एक नज़र में समझने के लिए बहुत ही बढ़िया। और आखिर में ये है वो खास फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। 1858 के अधिनियम और महारानी की घोषणा को भारतीय जनता के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहले वॉइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, पहले भारत सचिव थे सर स्टैनली, इंडिया काउंसिल में 15 सदस्य थे, और बटलर समिति का गठन 1927 में रियासतों से संबंधों के लिए हुआ था। इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिए।